हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज होगा टेस्ट नंबर आपका 36। इसके पहले आपका 35 टेस्ट हो गया है। अगर पीछे वाला टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को करवाया गया था। तो आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 36 जो आपका एनसीईआरटी पर आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको डेली 9 बजे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि बागमती अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था। देखिए 9 बजे से आपकी बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, 1 मिनट भी समय नहीं बर्बाद करना है और आप लोग की क्लास यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है कि बागमती और अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल जो शुरू किया गया था, ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये पूछ रहा है कि ये किस वर्ष शुरू किया गया था, 2005, 2010, 2016। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2016 में दोस्तों ये आपका शुरू किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये जो बागमती अधवारा जो बाढ़ चेतावनी मॉडल शुरू हुआ था, ये इसके अंतर्गत दोस्तों 4 जिला आते हैं, है ना। वो 4 जिला कौन कौन से आते हैं? तो एक सीतामढ़ी है, आपका मधुबनी है, दरभंगा है और मुजफ्फरपुर है। ठीक है, और 4 जिले हैं और इसमें 10 स्टेशन भी इसमें दिया गया है आपका। और ये जो आपका बाढ़ चेतावनी जो मॉडल है, तो बाढ़ आने से 72 घंटा पहले दोस्तों ये पूर्वानुमान बता दिया जाता है कि ये खतरा आपको आने वाला है आपका। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा, ये 2016 में आपका शुरू किया गया था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ के लिए अस्थायी कैंप कहाँ स्थापित है। देखिए एनडीआरएफ के लिए, यानी कि एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर, आर से हो गया रिस्पॉन्स और एफ से हो गया आपका फोर्स, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। अस्थाई कैंप कह रहा है दोस्तों कि कहाँ स्थापित है इसका। तो इसका अस्थाई कैंप जो है वो आपका बिहार में आपको मिलेगा, बिहटा में। ठीक है, बिहार के बिहटा में मिलेगा दोस्तों, है ना। और ये पटना जिला में ही आता है आपका बिहटा। ठीक है, तो बिहटा जो आता है आपका पटना जिला में ही आता है। यहीं पर आपको एनडीआरएफ कैंप स्थापित किया गया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपका 73 नंबर की कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है कि तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी ये जानी जाती है। कह रहा है गंगा में कहाँ पर मिलती है? बहुत बढ़िया सवाल है ना। जो कोसी नदी है ये आपको नेपाल से निकलती है और ये गंगा में आकर के मिल जाती है। ये भी पूछा जाता है कि मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो ये कोसी नदी को ही मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। तो ये गंगा में जो मिलती है वो मिलती है आपको कटिहार के कुर्सेला के निकट। ठीक है, कटिहार के कुर्सेला के निकट दोस्तों आपको गंगा नदी में ये मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। और ये नेपाल से कहाँ से निकलती है? तो गोसाई थान, है ना, नेपाल के गोसाई थान से दोस्तों ये निकलती है, याद रखना है, गोसाई थान से निकलती है। चलिए इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। देखिए कोसी नदी जो है इसकी बहुत सारी सहायक नदी भी है, लेकिन सहायक नदी कोसी के बारे में जल्दी नहीं पूछता है ना, क्योंकि वो सब जल्दी नहीं पूछता है। सहायक नदी पूछता है लेकिन कोसी वाला जल्दी आपसे नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आपका 74 नंबर प्रश्न है कि बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी है ना। बिहार की प्रमुख, बिहार का पूछ रहा है। इसे भारत में तो बहुत सारा नदी घाटी परियोजना है, तो बिहार की जो महत्वपूर्ण हो जाएगा, जैसे कि गंडक नदी घाटी परियोजना, बिल्कुल सही है। आपका कोसी नदी घाटी परियोजना दोस्तों ये भी बिहार का ही है। सोन नदी घाटी परियोजना ये भी बिहार का ही है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। गंडक परियोजना गंडक नदी पर होगा, कोसी परियोजना कोसी नदी पर होगा, सोन नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर होगा। ये आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कोसी परियोजना जो है दोस्तों ये आपको भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये पिछला बार क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका। ठीक है, कोसी नदी परियोजना आपका, और ये 1954 में आपका इसका निर्माण हुआ था। तो ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है। देखिए
जोजिला दर्रा जो है दोस्तों ये लद्दाख की दर्रा है आपका, है ना। जोजिला दर्रा कहाँ है, तो ये लद्दाख में पड़ता है आपका, ठीक है। और बुर्जिल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो जोजिला दर्रा जो जोड़ता है दोस्तों, ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको किसको, लेह और श्रीनगर को जोड़ेगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। लेह जो है ये भारत का क्या है, तो सबसे ठंडा स्थान है, और लेह आपको लद्दाख में पड़ता है आपका, है ना। क्योंकि लद्दाख तो अब दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ये लद्दाख में ही दोस्तों आपको जोजिला दर्रा आपको मिलेगा। और बुर्जिल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो जोजिला दर्रा आपको बार बार पूछा जाता है किसको किसको जोड़ता है, तो लेह को श्रीनगर से ये आपका जोड़ता है, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की भी कुछ दर्रे हैं, जैसे बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये सभी दर्रा कहाँ का है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश का है, याद रखना है। साउथ में, है ना, दक्षिण भारत में अगर पूछे तो 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं दक्षिण भारत में, थाल घाट, भोर घाट, एक पाल घाट, है ना। 3 दर्रा आपका दक्षिण भारत में भी है। अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का जो प्रमुख कारण है ये क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। क्या भारत में निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। ऑप्शन बी है कि उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। सी है बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर। कह रहा है कि जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का, देखिए वृद्धि का एक ही महत्वपूर्ण कारण है कि जन्म दर क्या है दोस्तों, ऊंचा है, और मृत्यु दर क्या है आपका, गिर गया है, यानी कि मृत्यु दर कम हो रहा है और जन्म दर काफी तीव्र है। ऐसे अभी इंडिया में दोस्तों ये जन्म दर भी स्थिर हो गया है ना। जन्म दर भी कुछ पहले की अपेक्षा थोड़ा सा घटा है। मृत्यु दर तो खैर गिरा ही है ना। जन्म दर भी फिलहाल अभी घटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर ये भी खत्म है, और निम्न जन्म दर ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, तो अभी भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल आपको पता है ना। केरल कितना है, तो 284 है आपका, ठीक है। 284 यहाँ का लिंगानुपात है, ठीक है। भारत का कितना है, तो 943 है, बहुत बढ़िया, है ना। और बिहार का लिंगानुपात कितना है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है ना। प्रश्न क्या है, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा और विंध्य के बीच। देखिए सतपुड़ा नदी है कहाँ, तो सबसे पहले ये अरावली नदी है, सॉरी अरावली पर्वत है, नदी नहीं, अरावली पर्वत है। उसके नीचे आप देखिएगा मालवा का पठार है, ठीक है ना। उसके नीचे क्या है, मालवा का पठार है। उसके नीचे देखिएगा ये विंध्य पर्वत है आपका, है ना। विंध्य पर्वत के नीचे दोस्तों आप देखिएगा नर्मदा नदी है। उसके नीचे आपको देखिएगा सतपुड़ा पर्वत है। उसके नीचे मिलेगा आपको ताप्ती नदी। तो पूछ रहा है हमसे सतपुड़ा और विंध्य के बीच में जो नदी है वो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से होता है ना। कहाँ से होता है, यहीं पर दोस्तों आपका अमरकंटक है, तो अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का उद्गम, याद रखिएगा, है ना। दक्षिण भारत की वो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और सबसे बड़ी नदी है ना। तो ये पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, और एक खंभात की खाड़ी है, यहीं पर जाकर के ये गिर जाती है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नदी की अगर दोस्तों आपकी लंबाई पूछा जाए तो 1312 किलोमीटर, है ना। 1312 याद रखिएगा, नर्मदा नदी की लंबाई हो जाएगा आपका, है ना। नर्मदा के अलावा दोस्तों उसके नीचे एक और नदी बहती है, ताप्ती नदी, ठीक है। तो ताप्ती नदी भी दोस्तों आपको किधर बहती है, तो वो भी आपका पश्चिम की दिशा में बहती है, और वो भी खंभात की खाड़ी में ही गिरती है, तो वो भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और भी इससे संबंधित प्रश्न है, जैसे कि अमरकंटक से और भी एक नदी निकलती है, सोन नदी, है ना, जो आपको बिहार में आकर के पटना के नज़दीक आपको दोस्तों गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और जो ये हमारा नर्मदा नदी है दोस्तों, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा नदी किस चीज़ का निर्माण करती है, ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, याद रखना है, ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में दोस्तों आपका देखिए, नर्मदा नदी पर ही दोस्तों एक जलप्रपात भी है, धुआंधार जलप्रपात। कई बार पूछा गया है कि ये धुआंधार जो जलप्रपात है ये कहाँ है, तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों आपको मिलेगा कहाँ, तो ये जबलपुर में मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में है आपका, भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा, इसी को कपिलधारा भी कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात भी इसको कहते हैं। किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है, याद रखना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो देखिए, दर्रा के बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पर फिगर से थोड़ा सा भी बता दिया था कि दक्षिण भारत में 3 प्रमुख दर्रे हैं, एक तो थाल घाट हो जाएगा, एक भोर घाट हो जाएगा,
एक यहाँ पर पाल घाट हो जाएगा। पाल घाट जो दर्रा है दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है ना, केरल और तमिलनाडु को ये जोड़ने वाला दर्रा है। दर्रा मतलब क्या होता है, रास्ता है ना। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है उसी को दर्रा कहा जाता है आपका, ठीक है। तो पाल घाट दर्रा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अगर पूछे देखिए थाल घाट, तो ये वाला दोस्तों जो दर्रा दिख रहा है ये है आपका थाल घाट, है ना। ये वाला जो दिख रहा है ये वाला आपका भोर घाट, है ना। दोनों महाराष्ट्र में है आपका, थाल घाट और भोर घाट दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। तो थाल घाट जो दर्रा है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये नासिक और मुंबई के बीच में संपर्क मार्ग है, ठीक है। थाल घाट किसको किसको जोड़ता है, तो नासिक और मुंबई को जोड़ता है, ठीक ना। भोर घाट किसको जोड़ता है दोस्तों, तो ये जो भोर घाट है ये मुंबई और पुणे के बीच में ये संपर्क का मार्ग बनाता है आपका, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जाता है। एक दोस्तों और यहाँ पर दर्रा है, वो जल्दी नहीं पूछता है लेकिन याद रखिएगा, सिनकोट्टा, है ना। सिनकोट्टा दर्रा ये भी पूछता है दोस्तों। सिनकोट्टा दर्रा जो है दोस्तों ये त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच है आपका, ठीक है। सिनकोट्टा दर्रा ये भी पश्चिमी घाट में ही है, सिनकोट्टा दर्रा आपका, ठीक है। त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच में आपका। तो तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं आपका दक्षिण भारत के, जो आपको बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 79 नंबर। 79 की अगर हम बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है। जी हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैस का आवरण जो होता है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 किलोमीटर तक होता है दोस्तों गैसों का आवरण। सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है, सबसे मतलब अधिक मात्रा में, तो वो तो है आपका नाइट्रोजन गैस, है ना। और सबसे कम जो है, कम तो खैर बहुत सारा है ना। नाइट्रोजन सबसे अधिक है, नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो दो महत्वपूर्ण गैसें हैं दोनों मिलाकर के 99% लगभग हो जाता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। चलिए वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं सर, तो इसको निचली परत के अध्ययन को कहते हैं मेटेरियोलॉजी, ठीक है ना। याद रखना है, मेटेरियोलॉजी इसको कहा जाता है। और आज देखिए आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था उसके बारे में भी पेपर में दिया है कि 4700 ही मात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो बहुत ही मतलब गड़बड़ है ना। और भी जारी करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट यहाँ पर हो जाता, जो 1-2 नंबर से छट रहे थे उनका हो जाता। लेकिन अब देखिए सरकार के द्वारा क्या होता है, अभी आप लोग दबाव बनाते रहिएगा, है ना। तो ये जरूरी रहेगा आपका। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 80 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पर सही है। ऑप्शन है कि अनुसंधान संस्थान, एक है मुख्यालय आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पर सही है दोस्तों, ये बताना है। देखिए रेशम अनुसंधान संस्थान जो है ये बिल्कुल सही है आपका, बेंगलुरु में है ना। रेशम अनुसंधान कहाँ है, बेंगलुरु में है, बहुत बढ़िया। सरकरा अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये कहाँ है, ये आपका सरकरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी, ये दोस्तों चेन्नई में नहीं है ना। सरकरा कहाँ है, चेन्नई में नहीं है, सरकरा हो जाएगा आपका कानपुर में, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश में है सरकरा, यानी कि चीनी अनुसंधान संस्थान दोस्तों, है ना। सरकरा का मतलब क्या हो गया, चीनी। और उसके बाद है चमड़ा, यानी चर्म माने चमड़ा, तो चमड़ा दोस्तों लखनऊ में नहीं है ना। चमड़ा कहाँ है, तो चमड़ा आप जो कहिएगा ये हो जाएगा चेन्नई में आपका, ठीक है। चमड़ा कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका चेन्नई, याद रखिएगा तमिलनाडु में है चमड़ा आपका, है ना। ये आपको पूछा जाता है बार बार। इसके अलावा भी कुछ कुछ है जो आपको पूछता है, जैसे कि चावल, तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चावल का कहाँ हो जाएगा, कटक हो जाएगा, याद रखना है। कटक कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। चावल का कटक हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अगर बोले तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली हो जाएगा आपका, है ना। याद रखना ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको जरूर एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछे दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है ना। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा, तो गन्ना वाला हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अगर पूछे तो आपको मारना है कोयम्बटूर, ठीक है। कोयम्बटूर हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर हो जाएगा। इसके बाद अगर पूछे कि रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है ना, तो रमन अनुसंधान संस्थान मैं यहाँ लिख देता हूँ, रमन अनुसंधान हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में आपका, ठीक है, बेंगलुरु में, है ना। ये सब आपको याद रखना है। अगर पूछे आपको दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है ना, तो डेयरी वाला कहाँ हो जाएगा भाई, है ना। डेयरी वाला कहाँ हो जाएगा, दूध वाला, है ना। डेयरी वाला, तो डेयरी वाला हो जाएगा करनाल हरियाणा, ठीक है। करनाल हरियाणा में है आपका डेयरी वाला, ये आपको याद रखिएगा। उसके अलावा हम चलते हैं आगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर, कह रहा है चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों। देखिए चेन्नई जो है दोस्तों कहाँ पर ही है ना। आपको फिगर में पता होना चाहिए चेन्नई जो है कहाँ पर है।
है ना। तो चेन्नई को अगर देखिएगा तो चेन्नई आपको दिखेगा यहाँ पे, सॉरी इसको और नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर है चेन्नई दोस्तों आपको, तो एकदम तट पर है ना, एकदम यहाँ पर तट के पास है, ठीक है। और आपको पता है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है सबसे पहले कहाँ आता है, केरल में आता है ना। और कब आता है, तो जून के प्रथम सप्ताह में आता है, 1 जून को आता है। तो यहाँ से ये 2 भाग में बढ़ जाती है, एक तो अरब सागर की शाखा, एक चल जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मानसून हवाएं इधर की ओर जा रही है ना, तो यहाँ पर चेन्नई के पास इसको टकराने का कोई मौका नहीं मिलता है, इसीलिए ये जो भाग होता है दोस्तों कम वर्षा होता है, यानी कि शुष्क होता है, ठीक है। चेन्नई में जो बारिश होती है वो होती है कब, तो ये होती है दोस्तों आपको जाड़े के दिनों में, है ना। अभी जो मौसम आ रहा है ना, तो आप देखिएगा कभी साउथ में बारिश हो रही है, यानी कि तमिलनाडु हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, इसका असर उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो ये होता है बारिश लौटते हुए मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से आपका। तो ये मुख्य कारण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि जो मानसून है वो कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, है ना। देख रहे हैं ना कोरोमंडल तट, है ना। कोरोमंडल तट किसको कहते हैं, तो तमिलनाडु का जो तट है, ये जो तमिलनाडु का तट है, ये देख रहे हैं हवाएं समानांतर निकल गई, तो हवाएं समानांतर निकल जाएगी तो यहाँ पर कुछ टकराने के लिए चाहिए इसको पर्वत पहाड़, ठीक ना। और पर्वत पहाड़ यहाँ पर टकराने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए वहाँ पर बारिश नहीं हो पाता है आपका। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्वत ऐसे रहता तो यहाँ पर झमाझम बारिश हो जाता फिर, है ना। फिर आपको इधर आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका आपका पूरा सुखाड़ हो जाता फिर, ठीक है। तो सब प्रकृति के अनुसार बना हुआ है आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर यही जो मानसून होता है दोस्तों आपको जाती है कहाँ पर, तो ये चल जाती है गारो, खासी और जयंतिया, है ना। ये 3 गो पहाड़ी है और वहाँ जाकर के दोस्तों मेघालय में दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश करती है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। 82 कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए लेटेराइट मिट्टी, नाम ही है लेटेराइट मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी वहीं पर पाया जाएगा दोस्तों जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी, ठीक है। बहुत अधिक बारिश होने की वजह से ये लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और लेटेराइट मिट्टी जो किस लिए प्रसिद्ध होता है, तो लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि ये कहाँ पाई जाती है, तो भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, यानी कि केरल हो जाएगा, तमिलनाडु में भी हो जाएगा, आंध्रा भी हो जाएगा आपका, यानी कि पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र वगैरह में भी थोड़ा बहुत है आपका, है ना। आपका नॉर्थ ईस्ट वाले इलाका में चले जाइए, ठीक है, वहाँ पर भी आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिल जाएगा, यानी कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर मिलेगा दोस्तों। असम वगैरह में लेटेराइट मिट्टी है आपका, ठीक है। चलिए लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है ना कि आयरन और सिलिका की इसमें बहुलता होती है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। जीविका प्रकार की खेती, देखिए भारत में कैसी खेती होती है, तो भारत में अधिकतर खेती होती है जीवन निर्वाह कृषि, मतलब खा पी के खत्म हो गया, है ना, खा पी के खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग दोस्तों आपका वाणिज्यिक कृषि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ क्या होता है, हमारे के यहाँ खेत क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है ना, है ना। अब एक भाई के जैसे मान लीजिए 1 बीघा खेत है, ये तो वर्गो खेत है 1 बीघा, अब 4 भाई है तो 1 बीघा को 4 भाग बांट दिए, फिर 4 भाग जो हो गए दोस्तों 4 को बेटा, फिर इसको 4 भाग में बांट दिए, है ना। तो ये जो खेत का जो आकार है दोस्तों ये काफ़ी छोटा हो गया, और इसमें जो बीच में आरी आ जाता है तो 2 कट्ठा तो अरिये खा गया इसमें 1 बीघा में, ठीक है ना। तो इसके वजह से भी होता है यहाँ पर खेती बहुत कम मात्रा में होता है, जीवन निर्वाह होता है, बस खाने पीने भर आदमी उपजा लेता है, काम खत्म हो जाता है। लेकिन आप अमेरिका चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए दोस्तों, है ना, तो वहाँ आपको क्या होता है, आपको मतलब कि वाणिज्यिक कृषि होता है आपका, ठीक है। पैसा कमाने के लिए वहाँ पर लोग कृषि करते हैं, एकदम बड़े बड़े फर्म रहते हैं दोस्तों, है ना, बड़े बड़े फर्म रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीविका प्रकार की जो खेती अपनाई जाती है पठार में, डेल्टा में या पर्वत में, क्या हो जाएगा इसका आंसर 83 का हो जाएगा दोस्तों, आपको डेल्टा ही क्षेत्र में आपका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्षेत्र में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर खेती की बात आया है दोस्तों, तो झूम की खेती आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झूम की खेती से आपको एक सवाल जरूर पूछता है एग्जाम में, और हर बार पूछता है, इस बार भी जरूर आपसे पूछ लेगा। तो झूम की खेती भारत में कहाँ होती है, वो होती है मेघालय वाले क्षेत्र में, है ना। मेघालय में जो खेती होता है उसको झूम की खेती को ही दोस्तों कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, है ना। स्लैश एंड बर्न आपको उसको एग्रीकल्चर बोला जाता है। उसके अलावा उसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, है ना। और भी बहुत सारे देश में अलग अलग नाम से जानते हैं, आपको इंडोनेशिया में अलग नाम है, श्रीलंका में चेन्ना नाम है उसका, है ना, आपका मलेशिया में दूसरा नाम है, ब्राजील में दूसरा नाम है, बहुत सारे नामों से उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 84 नंबर। 84 कह रहा है कि एक ही समय में
कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? देखिए, एक ही समय में दोस्तों कंपन करने वाले स्थान को जोड़ने वाली जो श्रृंखला है ना, वो रेखा है, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं होमिसिस्मल लाइन्स। क्या कहते हैं? होमिसिस्मल लाइन्स। आपको कहाँ पर मिलेगा? सह भूकंप रेखाएं। जी हाँ, उसको हिंदी में कहेंगे सह भूकंप रेखाएं, अंग्रेजी में कहेंगे होमिसिस्मल लाइन्स। बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, होमिसिस्मल लाइन्स, यानी कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। बहुत बढ़िया। भूकंप जो मापा जाता है वो सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है और रिएक्टर स्केल पर उसका पैमाना मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 85 नंबर। कह रहा है कि भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? देखिए, बाघ का, है ना, भारत में बाघ का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो कौन सा अभयारण्य होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन अभयारण्य। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पूछ रहा है तो उसका नाम है दोस्तों नागार्जुन, है ना, नागार्जुन अभयारण्य दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है बाघ के लिए। और ये है कहाँ भाई? तो ये आपको पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल है 3568 वर्ग किलोमीटर आपका। ठीक है, इतना इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। चलिए, और अगर पूछे कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो जम्मू कश्मीर का लेह जनपद सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 86 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बिल्कुल ठीक बात है। और मानस असम में, ये भी अच्छा है। पेरियार केरल में, भैया ये भी ठीक है, वाह वाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। कह रहा था कौन सा? अच्छा, नहीं ना पूछ रहा था, तो सब तो सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ई न होगा। देखिए, यही गलती हो जाता है ना। क्वेश्चन में हम नहीं पढ़ें, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम क्या मार दिए? डी मार दिए। और ये गलती आपसे भी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ सभी सुमेलित है कि नहीं? बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है दोस्तों। मानस असम में है। पेरियार केरल में है। ठीक है, तो ये सारे सुमेलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आपका। और यही गलती हो जाता है कभी कभी एग्जाम हॉल में, हड़बड़ाहट में हो जाए या फिर किसी और तरीके से हो जाए, है ना। तो ये को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हुए भी गलती हो जाता हमसे, है ना। हम देखिए डी नंबर टिक कर दिए थे, और वहाँ पर अगर डी रंग देते और उसके बाद अगर हम देखते तो माथा हाथ पकड़ लेते, है कि नहीं। ये ध्यान देना आपको भी एग्जाम में, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है ना। आधा नंबर एक नंबर से दोस्तों छट जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। ठीक है, प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों? दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु आखिर क्यों सूखा रहता है? इसका कारण मैंने अभी आपको बता दिया कि वहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु जो है ना, ये जो तमिलनाडु है, तो यहाँ पर हवाएं समानांतर निकल जाती है आपका कोरोमंडल तट के, है ना। यही कारण है मेन रूप से यहाँ पर सूखा रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है ना। यह किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बैक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब देखिए क्या होता है ना। जैसे कि ये कोई पर्वत है, ठीक है, ये कोई पर्वत है ना, ये कोई पर्वत है, इधर से मानसून आया, है ना, इधर से क्या आया? मानसून आया, है ना। मान लेते हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत है, इधर से मानसून आया तो यहाँ पर क्या होगा? बारिश होगा। बारिश होते 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 हवाएं पूरा इधर बारिश कर लेगी, लेकिन इसके बाद हवाएं इधर भी तो आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इतना बारिश हो गया कि इधर जब ये मानसून आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत कम बारिश होगा। और इस क्षेत्र को कहेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। इस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों, आपको इस क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। पर्वत विमुख ढाल ये हो गया, और पर्वत भीमुख ढाल ये हो जाता है आपका। विमुख ढाल ये हो जाता है और पर्वत भीमुख ढाल ये है आपका, है ना। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 88 नंबर। 88 सवाल कह रहा है कि लक्षद्वीप, प्रश्न है लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, लक्षद्वीप जो दिखेगा आपको कहाँ है? तो ये अरब सागर में है। कहाँ है जी? ये है आपको अरब सागर में। 36 द्वीपों का दोस्तों ये समूह है ना। इसमें टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। पेन नहीं चल रहा अच्छा से, ठीक है, लगता है पेन खराब हो गया, मैं नया पेन लेना पड़ेगा। अब बहुत दिनों से ये पेन चल रहा था हमारा। तो लक्षद्वीप जो है ये 36 द्वीप से आपका बना हुआ है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कावारती।
ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कावारती में ही इसका मुख्यालय है ना। हर एक का लगभग मुख्यालय राजधानी में ही होता है, ठीक है। तो इसका भी मुख्यालय आपको कावारती है। और लक्षद्वीप की राजधानी आप याद रखिएगा, राजधानी भी कई बार लक्षद्वीप का पूछा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। यानी अधिकतर का जो राजधानी होता है वो मतलब जो मुख्यालय होता है वो राजधानी में ही होता है, ठीक है। तो वो भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसकी राजधानी है आपका पोर्ट ब्लेयर आपका। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है भाई, चंडीगढ़, है ना। और दिल्ली की राजधानी दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है ना। ये आपको पूछेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका, अच्छा ये तो 89 होगा ना। चलिए 89 नंबर सवाल देखिएगा कि नागिन झील किस राज्य या संघीय प्रदेश में स्थित है। नागिन झील, देखिए नाग नागिन वाला जितना आपको मिले सब आपको मारना है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नागिन झील कहाँ है, तो नागिन झील हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नाग नागिन वाला जितना मिले दोस्तों आपको मारना है जम्मू कश्मीर में। आपको बार बार बता रहे हैं, जैसे शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बैरी नाग झील, बुलर झील, है ना। ये सब सारी झील कहाँ है, सब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सांभर झील एक पूछा जाता है, सांभर झील, तो सांभर झील दोस्तों ये हो जाएगा आपका राजस्थान में, ठीक है। सबसे खारा झील है दोस्तों आपका, ठीक है, सबसे खारा झील है, सबसे खारा सांभर है। लेकिन अगर पूछे कि सबसे बड़ा खारे जल की झील, तो सबसे बड़ा खारे जल की झील हो जाएगा चिल्का, ठीक है। सबसे बड़ा कहे तो चिल्का हो जाएगा, और सबसे ज्यादा खारा बोले तो सांभर हो जाएगा भारत में आपका। और भारत में मीठे जल की झील वुलर झील, है ना। भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील वुलर झील दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। आपका प्रश्न नंबर है आपका 90 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में जो होता है इसमें दोस्तों लौह यौगिक होता है। कौन सा यौगिक होता है, इसमें लौह यौगिक होता है। ऑप्शन कह रहा है कि यह ह्यूमस में समृद्ध होता है, यह पोटास में समृद्ध होता है, लौह यौगिक में समृद्ध होता है। बिल्कुल सही है। लाले इसीलिए लाल है ना। लाल इसलिए है क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा है, इसीलिए इसका रंग कैसा है, लाल है ना। लोहा कैसा दिखता है आपको, लाल जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। कॉमन सेंस लगा देना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 91 नंबर। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। देखिए मैग्नीज में एक ही राज्य है दोस्तों, वो है आपका कौन, तो उड़ीसा, है ना। एकाधिकार इसको प्राप्त है। मैग्नीज में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो वो है आपका उड़ीसा राज्य, ठीक है। कुल मैग्नीज उत्पादन का दोस्तों उड़ीसा जो है 43% उत्पादन किया है 2023 में, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य कर रहा है, याद रखना है। और विश्व में अगर पूछे कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में हो जाएगा तीसरा स्थान है। मैग्नीज में भारत कैवा नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है। लोहा में भारत कैवा नंबर पर है दोस्तों, चौथे नंबर पर है लौह अयस्क में, ठीक है। और जैसे यूक्रेन है, गैबोन है और ब्राजील है, इसके बाद भारत आता है तीसरा नंबर पे आपका किसमें, तो मैग्नीज में आपका, ठीक है, मैग्नीज में। और बॉक्साइट भी सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा में होता है, याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए और ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट, अगर बॉक्साइट पूछे कि बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक विश्व में कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर। 92 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बढ़िया सवाल है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने कितना बार आप लोग को बता चुका हूं कि उस चोटी का नाम है दोस्तों आपका अनायमुडी, है ना। क्या नाम है, अनायमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, और इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं 96 भी लिखता है, कहीं 95 लिखता है, 2695 ही है अगर अधिकतर जगह आपको मिलेगा। ये आपकी इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर आपका, ठीक है। चलिए और अगर पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा दोदा बेटा, और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, ठीक है। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। महेंद्रगिरी जो है दोस्तों, ये महेंद्रगिरी है आपको पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, है ना। पूर्वी घाट जो पर्वत है, ठीक है, पूर्वी घाट जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका महेंद्रगिरी आपका, ठीक है। और महेंद्रगिरी याद रखिएगा। चलिए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइएगा, सतपुड़ा, है ना। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितना है, तो 1350 मीटर। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर, 1350 मीटर।
अगला प्रश्न देखिएगा आपका 93 नंबर। 93 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही, आरोही माने बढ़ते क्रम में आपको सजाना है यहाँ पर क्षेत्रफल में आपका। तो क्षेत्रफल में पता है कि अर्जेंटीना के बाद भारत, ये गलत बात है ना। क्षेत्रफल में आरोही माने बढ़ते क्रम में दर्शाना है दोस्तों, है ना, बढ़ते क्रम में दर्शाना है ना। तो अर्जेंटीना है, फिर भारत है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राजील है। बिल्कुल सही है, बढ़ते क्रम में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही बढ़ते क्रम में तो दर्शाना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, आरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, घटते क्रम, और हिंदी में क्या लिखा है, आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, है ना। असेंडिंग ऑर्डर यहाँ आरोही लिख दिया है और यहाँ अंग्रेजी में डिसेंडिंग लिख दिया है, और इसमें भी हम कंफ्यूज आ गए, है ना। ये गलती हम देखिए कर रहे थे, है ना। यहाँ पर अंग्रेजी जो लिखा हुआ है, जो भी आपको अंग्रेजी में लिखल रहे, है ना, आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेगा तो अंग्रेजी में जो लिखा रहेगा उसी को आपको मानना पड़ेगा, है ना। हिंदी को मत मानिएगा, अंग्रेजी ही बिल्कुल सही होता है। और ये ऐसा नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ रहता है कि अगर क्वेश्चन में आपको कहीं गलती लगे तो उसका जो इंग्लिश जो वर्ड है आपका वही मान्य होगा आपका। तो डिसेंडिंग माने होता है घटते क्रम में। तो ब्राजील से छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से छोटा भारत है, भारत से छोटा आपका अर्जेंटीना है। तो बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। लेकिन अगर बढ़ते बोलता आरोही क्रम, आरोही माने होता है बढ़ते, तब हो जाता अर्जेंटीना से बड़ा भारत, भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ब्राजील, ठीक है, तब होता सी नंबर यहाँ पर। और यही क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा है एग्जाम में। अगला प्रश्न है 94 नंबर, कह रहा है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। देखिए मृदा के कटाव को रोकने के लिए वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है ना। तो वृक्षारोपण करने से क्या होता है कि जो वृक्ष के जो जड़ होते हैं ना वो मिट्टी को पकड़े रखती है दोस्तों। इसके वजह से मतलब कि मिट्टी नहीं कट पाता है ना, और हमारा मिट्टी बच जाता है, उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 94 का वनीकरण। बहुत बढ़िया है ना। यानी कि मृदा कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को वनीकरण कहा जाता है, ठीक है। वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं, वनीकरण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 95 नंबर। प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था। देखिए ओजोन परत जो है, ओजोन परत आपको कहाँ मिलेगा, तो ओजोन परत मिलेगा आपको समताप मंडल में, ठीक है। समताप मंडल में, है ना, भूपृष्ठ से 20 किलोमीटर लगभग ऊंचाई पर ये आपको देखने को मिलता है समताप मंडल, ओजोन परत, है ना। और ये ओजोन परत क्या है, तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उसको ये अवशोषित करती है आपका। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि वायुमंडल में जो ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर है, इसको किसने विकसित किया था। तो इसको विकसित करने वाले प्रोफेसर GMB डॉब्सन थे, है ना, GMB डॉब्सन। क्योंकि दोस्तों ओजोन परत की मापने की जो इकाई है वो डॉब्सन ही इकाई है, इसके नाम पर ही रखा गया है डॉब्सन इकाई, ठीक है ना। यूवी जो आपका ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है, डॉब्सन है। और डॉब्सन जो है ये प्रोफेसर MB डॉब्सन के नाम पर ही रखा गया है आपका। तो यहाँ से ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ओजोन परत। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। और देखिए ओजोन परत को दोस्तों क्षति पहुंचाने के लिए जो महत्वपूर्ण जो कारक है वो है CFC, है ना। CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है जो हमारा ओजोन परत है उसको खत्म करने में। तो इसीलिए जो CFC निकलता है कहाँ से, रेफ्रिजरेटर से, है ना। आपके घर में जो आपको फ्रिज है उससे निकलता है दोस्तों CFC। अगला प्रश्न है 96 नंबर। 96 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। बहुत बढ़िया सवाल है ना। जनगणना से आपको 1-2 सवाल जरूर पूछेगा, पिछला बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछेगा। तो 2011 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382। कितना है, 382 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और 2001 के अनुसार कितना था दोस्तों, तो 2001 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था वो था आपका 325। ऐसे 2001 नहीं पूछेगा, अब मैं ऐसे ही बता दिया, ठीक है। सबसे अधिक अगर पूछे तो वो है अपना बिहार का। सबसे अधिक किसका है, बिहार का है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपका बिहार का, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल का है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे कम किसका है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का, है ना। सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपका, ठीक है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है आपका। चलिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आपका यूपी,
है ना, सॉरी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आपका राजस्थान दोस्तों, है ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूपी है आपका, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला है ना। भारत की कुल आबादी का विश्व के कितना परसेंट है दोस्तों, तो 17.5% है। और क्षेत्रफल कितना है भारत में, तो 2.4% है। सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर। प्रश्न है कि भारत की पहली कागज मिल 1832 में स्थापित की गई थी, यह मिल कहाँ लगाई गई थी। देखिए भारत में पहली जो कागज मिल थी वो 1832 में लगा था, और ये दोस्तों लगा था आपको कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल में लगा था, श्रीरामपुर में, पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में ये लगाया गया था। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 98 कि भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है। बहुत अच्छा सवाल है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है ना, ये उसको कहते हैं मैक-मोहन रेखा। क्या कहते हैं, मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। और जो मैक-मोहन रेखा जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है, ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका पड़ता है मैक-मोहन रेखा, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आपका। डुरंड रेखा किसके किसके बीच है, तो वर्तमान में डुरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है, ये डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ना। और रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है, तो वो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो इस सब में तो आपको गलती नहीं होना चाहिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, है ना। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ए नंबर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय ये मुख्य भारत का मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ। अगर संपूर्ण भारत का अगर पूछता तब दोस्तों अक्षांशीय विस्तार थोड़ा सा चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हो जाता 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है संपूर्ण वाला, और मुख्य भारत है आपका 8 डिग्री 4 मिनट आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। यानी कि झारखंड में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन किस जिले से होता है। तो झारखंड में होता है दोस्तों सबसे अधिक सिंहभूम जिला, है ना। झारखंड का जो सिंहभूम जिला है ये दोस्तों लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। हजारीबाग जो है ना ये अब्रख के लिए जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही कि सिंहभूम जो है वो अयस्क लौह अयस्क के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला है, याद रखना है। और जो आपका झारखंड में दोस्तों आपका जैसे यूरेनियम निकलता है, तो यूरेनियम भी दोस्तों जादूगोड़ा से निकलता है, वो भी पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से आपको निकलता है ना, वो भी सिंहभूम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 101 नंबर, कह रहा है कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसको कपास की काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी या अलुवियल मिट्टी या लोमी मिट्टी, क्या कहते हैं इसको, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ये कपास की काली मिट्टी को ही कहते हैं रेगुर मिट्टी, है ना, इसी को कहते हैं भाई साहब रेगुर मिट्टी। इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है ना। कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में होता है, ये आपको पता है। काली मिट्टी का सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो आपका महाराष्ट्र में है। कपास का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है, ठीक है। और क्या बताओ इसके बारे में, हाँ ना, जो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है दोस्तों। काली मिट्टी को ही स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है ना। काली मिट्टी को ही दोस्तों आपको रूस में चेरनोजेम मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे आपको याद रखिएगा, ठीक है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 102 नंबर। प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू, है ना, बहुत बढ़िया लोक नृत्य है और बिहू पूछा जाता है। और भी लोक नृत्य है, जैसे गरबा पूछा जाएगा, गुजरात का है आपका, है ना। तमाशा आपका महाराष्ट्र का है दोस्तों, घूमर राजस्थान का है ना। कुछ कुछ लोक नृत्य आपको पूछ लेता है। तो बिहू जो है आपका असम राज्य का है। बिहू कहाँ का है भाई, बिहू है जो आपका असम राज्य का है। देखिए आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, है ना, बिना बोले आप लोग लाइक नहीं करते हैं, है ना, पता नहीं, है ना। एक होता है ना कि कुत्ता को कंधा पर चढ़ा कर ले जाएंगे तो शिकार करेगा, कहावत नहीं सुने हैं, वही कहाल आप लोग का है। अरे भाई बिना बोले आप लोग कर दीजिए, ठीक है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है डेली डेली, ठीक है। लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, देखिए, है ना। आप ही लोग के लिए बनाया जाता है ताकि आप लोग सफल हो, ठीक है। और आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग का भी एक फर्ज बनता है, ठीक है। गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक कर दिया कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, है ना।
चलिए आप सभी की रिजल्ट हो जाएगी, भगवान से यही दुआ है, बस आप लोग का रिजल्ट हो जाए। प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो असम राज्य का ये लोक नृत्य है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है ये भी पूछा जाता है, महाराष्ट्र का हो जाएगा तमाशा, मैंने अभी आपको बता दिया, तमाशा सबसे इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र का। तमाशा के अलावा दोस्तों लावनी है ना, लावनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र का आपका, है ना, लावनी और तमाशा ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा महाराष्ट्र वाला। उसके अलावा भी है नकटा है, कोली है ना, लेकिन अब ये दो महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है। उत्तराखंड का दोस्तों महत्वपूर्ण है कौन सा, तो रासलीला, जी हाँ, उत्तराखंड का जो आपका है याद रखिएगा रासलीला, क्या है आपका रासलीला। तो रासलीला कौन रचाते हैं, तो रासलीला दोस्तों आपको उत्तराखंड वाले, ठीक है। कजरी आपका उत्तराखंड का है, कुमायूं उत्तराखंड का है, गढ़वाली उत्तराखंड का ही है, ठीक है। ओडिसी आपका उड़ीसा का हो जाएगा, है ना, घूमरा उड़ीसा का हो जाएगा, छऊ उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपको, और घूमर है ना, घूमरा अगर कहे तो घूमरा हो जाएगा उड़ीसा का, और घूमर हो जाएगा आपका राजस्थान का, ठीक है। कथकली केरल का है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है ना। ओडिसी आपका उड़ीसा का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है आपका, है ना। ओडिसी आपका उड़ीसा का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सभी आपको बता दिए हैं। अगला है 103 नंबर, कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। बहुत बढ़िया, लौह अयस्क जो है संसाधन, अगर लौह अयस्क भैया एक बार अगर इसको आप खत्म कर दिए ना तो खत्म कहानी है, ठीक है। फिर हजारों लाखों बरस लग जाएगा इसको बनने में, यानी कि ये जो है अनवीकरणीय है। कैसा है, अनवीकरणीय हो जाएगा, यानी कि एक बार इसको समाप्त किया तो इसको नया फिर नहीं कर सकते हैं। नया होगा, होने में इसको लाखों साल लग जाएगा, तब तक हम लोग रहेंगे ही नहीं, है ना। हम लोग कितना दिन बचेंगे, अब आधा जिंदगी तो खत्म है ना, आधा जिंदगी और बचा है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये अनवीकरणीय हो जाएगा। नवीकरणीय के अंतर्गत क्या होगा, तो जल विद्युत है, वायु ऊर्जा हो जाएगा आपका, जल विद्युत हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ये सारे जो है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, ये सब नवीकरणीय में आ जाता है। इसको बार बार आप नया कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। हवा बहना कभी बंद होगा जी, नहीं बंद होगा, है ना। आपको सूरज से जो धूप मिल रहा है वो कभी खत्म होगा नहीं, करोड़ों वर्ष तक मिलते रहेगा आपका, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होगा आपका, समझ गए ना। तो ये सब हो जाएगा आपका नवीकरणीय में आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 104 नंबर। 104 नंबर है कि पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है। देखिए पंजाब वाले क्या करते हैं ना, बहुत ही दोस्तों खाद डालते हैं खेत में और खूब पटाते हैं, खूब खाद डालते हैं। इसको डालने से क्या हो गया है, खूब पटाने से क्या हो गया है, खूब खेत को सिंचाई करने से क्या हो गया है, ये भूमि ह्रास हो गया। मतलब भूमि जो क्या हो गया दोस्तों, निम्नीकरण हो गया है। वहां की जो भूमि है ना उसमें नमक की मात्रा बढ़ गई है ना। आप बार बार पानी पटा रहे हैं, तो पानी में क्या है, पानी में तो नमक है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक सिंचाई के वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है आपका पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस सब क्षेत्रों में। इसीलिए ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ज़्यादा खेत को सिंचाई भी नहीं करना चाहिए, ये भी कारण है आपका, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र में ही हुआ था आपका, ठीक है। सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था और उसके बाद चावल पर पड़ा था। निगेटिव प्रभाव किस पर पड़ा था, यानी कि उसका उत्पादन घट गया था, तो दलहन का, है ना, दलहन का जो उत्पादन किया था तो वो घट गया था आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है 105 नंबर। 105 है दोस्तों कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो बाढ़ नियंत्रण रहा है। देखिए बाढ़ नियंत्रण जो रहा है वो है आपका कोसी परियोजना, है ना। कोसी जो परियोजना है दोस्तों, है ना, क्योंकि उत्तर बिहार में हर एक साल बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और बाढ़ आने की वजह से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, हजारों पशुओं को मृत्यु हो जाती है दोस्तों, है ना। पूरा जो खेत होता है वो पूरा पानी हो जाता है, बहुत सारे लोगों को घर दह जाता है ना, बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होती है। तो इसी वजह से कोसी क्या है हमारा, तो ये मुख्य रूप से जो बाढ़ नियंत्रण के लिए ही इसको बनाया गया है आपका। जैसे कि भाखड़ा है, तो भाखड़ा वगैरह भी बनाया गया है किस लिए, तो इसे सिंचाई किया जा सके, है ना। ये नदी बह रही है, नदी के बीच हम क्या कर दिए, डैम बना दिए, है ना। यहाँ से फिर क्या निकाल दिए, नहर निकाल दिए, इधर नहर निकाल दिए, है ना, इधर नहर निकाल दिए, है ना, इधर नहर निकाल दिए। इससे क्या होगा, सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी, ठीक है ना। लेकिन जो कोसी के लिए बनाया गया है, कोसी पर जो बांध बनाया गया है, ये मेन रूप से किस लिए, तो आपको वहां पर बाढ़ आता था उसको नियंत्रित कैसे किया जाए इसके लिए। अगला है कि इनमें से किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है ना। देखिए दक्षिण भारत में जो, यानी कि दक्षिण भारत कहिए या फिर कहिए आप सदाबहार वन, जी हाँ, तो सदाबहार जो वन होते हैं, है ना, सदाबहार, तो सदाबहार वन के जो लकड़ी होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बहुत कठोर लकड़ी होते हैं। आप इसका कुछ बना नहीं पाइएगा ना, जैसे ही इसको कुछ आकार देने के लिए सोचिएगा ना तो ये बीच से फट जाएगा आपको, है ना, इतना कठोर होता है, इसको काटिएगा तो फट जाएगा, ठीक
ठीक है, जैसे रोजवुड है, महोगनी है, सिनकोना है ना, ये सब लकड़ी जो है दोस्तों ये कठोर लकड़ियां हैं, सदाबहार वन की लकड़ियां हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 200 से अधिक सेंटीमीटर है ना, 200 प्लस यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, 200 से 400 तक यहाँ पर बारिश होती है। बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, बहुत घने जंगल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, अब इसका आंसर क्या होगा? मैं तो इतना सारा चीज बता दिया। ऑप्शन दिया गया है देवदार है, सागवान है, हेस्लॉक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सागवान। ठीक है, सागवान की पेड़ की लकड़ी जो है तो ये ना बहुत कड़ी होती है ना। ऑप्शन के अनुसार आप सागवान यहाँ पर टिक कर सकते हैं। सागवान जो होता है बहुत कड़ा होता है। ऐसे सागवान का आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन सागवान का बनता भी है ना, लेकिन ये बहुत कड़ा होता है आपका। इसके अलावा अगर ऑप्शन में रहता है रोजवुड, महोगनी, सिनकोना, तो वो सब आप यहाँ से टिक करते हैं आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 107 नंबर। 107 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन से खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? जी हाँ भैया, तो इसमें हमको क्या है ना कि सबसे अधिक अगर विश्व में कहा जाए कि थोरियम का उत्पादन कहाँ होता है, तो दुनिया में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन वाला ये केरल का तट है ना। ये केरल का बालू का जो तट है यहीं पर दोस्तों थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम हमारे पास है, सबसे अधिक थोरियम वो हमारे पास केरल में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। बालू तट पर आपको बालू के रूप में यहाँ पर मिलता है थोरियम दोस्तों। ठीक है, थोरियम क्या है दोस्तों? तो थोरियम एक तत्व है ना, रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, थोरियम का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इसका उपयोग किया जाता है आपका थोरियम का। अगला प्रश्न है आपका 108 नंबर। 108 कह रहा है कि दक्षिण भारत के सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है ना। दक्षिण भारत का देखिए क्वेश्चन पूछने का स्टाइल देखिए है ना। बहुत सारे लोग क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, गन्ना उत्पादक राज्य मारेंगे उत्तर प्रदेश, कहेंगे हम सही मार गए हैं, और बिल्कुल गलत मार के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत का आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र है ना। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र हो जाएगा गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन। दो अगर सर्वाधिक पूछे तब उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत पूछे तो महाराष्ट्र मारना है। सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भैया? तो केरल में होता है, प्राकृतिक वाला है ना, प्राकृतिक रबड़ केरल में होता है। ठीक है, नासिक के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो नासिक किस लिए प्रसिद्ध है? अंगूर के लिए। ठीक है, चलिए सर्वाधिक केसर कहाँ होता है? केसर है ना, तो ये केसर होता है, करेवा होता है, सब जाफरान होता है आपको जम्मू कश्मीर में आपका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 109 नंबर। 109 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए गंगा की सहायक नदी, गंगा नदी निकलती है दोस्तों आपको गोमुख से है ना, भागीरथी और अलकनंदा इसकी दो मुख्य धारा है, और देवप्रयाग में मिलती है, और इसके बाद इसका नाम पड़ता है आपको गंगा। गंगा नदी कह रहा है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सहायक हो जाएगा यमुना नदी है ना। और यमुना नदी कैसे निकल आती है? देखिए ये मान लीजिए दोस्तों गंगा नदी बह रही है ना, ये कौन सी बह रही है? गंगा नदी। इधर से आई भाई यमुना और यहाँ पर आकर मिल गई। कहाँ से बह रही है? इधर से, ये गंगा नदी बह रही है, और यमुना नदी कहाँ पर आकर मिला? तो दायां तट पर। याद रखिएगा दायां तट पर। क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा कि गंगा नदी की दाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वो हो जाएगा यमुना नदी है ना। दाएं तट पर मिलती है, कोई बाएं तट पर आकर के मिलती है, जो ऊपर से मिलेगा वो बायां तट होगा, जो नीचे से मिलेगा वो दायां तट पर होगा, क्योंकि गंगा नदी इधर की ओर बह रही है। ठीक है ना, इधर की ओर बह रही है गंगा नदी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा यमुना। और यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना। ठीक है, यमुना नदी की लंबाई अगर पूछे भैया, तो यमुना नदी की लंबाई याद रखिएगा 1375 आपको किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। यमुनोत्री से ये निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में ये मिल जाती है। यमुना की बहुत सारी सहायक नदी है ना। अभी आपको बताया ना, ये गंगा जा रही है, यमुना है। यमुना में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चार नदी याद रखिएगा यमुना की सहायक नदी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन है ना, चार मुख्य नदी है, यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है आपका 110 नंबर। प्रश्न है कि देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? नाम है दोस्तों देवदार है ना। तो देव कहाँ रहेंगे दोस्तों? हिमालय पर्वत पर देव जी हैं कि नहीं? हमारे भोले शंकर कहाँ है? हिमालय पर है। तो देव जी कहाँ रहेंगे? देवदार कहाँ रहेंगे? हिमालय पर मार दीजिए आप, हिमालय जहाँ रहे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। देव कहाँ पर पाए जाएंगे आपको? हिमालय पर ही है ना। तो देवदार के पेड़ हो जाएगा दोस्तों मुख्य रूप से हिमालय में उगते हैं। ठीक है, झारखंड में भी बहुत सारा पेड़ उगता है ना। झारखंड में कैसा पेड़ रहेगा? तो झारखंड में रहेगा दोस्तों पतझड़ वन। कैसा रहेगा? पतझड़ वन है ना। झारखंड में कटहल आपको बहुत मिलेगा, बहुत अधिक मात्रा में। आंवला मिलेगा, आम मिलेगा, जामुन मिलेगा, इमली मिलेगा आपको, और मिलेगा और भी पेड़ है वहाँ है ना, बहुत सारे पेड़ है, शरीफा है, बेर है। ठीक है, और भी पेड़ है। ठीक है, तो वो पतझड़ वन में आ जाएगा आपका। चलिए पश्चिमी घाट में कौन से वन हो जाएंगे? तो पश्चिमी घाट में हो जाएगा आपका सदाबहार वन।
ठीक है। पश्चिमी घाट को ही एक और नाम से जाना जाता है, सह्याद्री इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो ये था आपका आज का टेस्ट। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, है ना। जो आज का टेस्ट था वो टेस्ट नंबर आपका 36 था, और इसका अगर अभी भी PDF कोई लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल समय नहीं है, आज 1 तारीख आपका हो गया है और 8 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है ना। 8 तारीख और 9 तारीख ये 2 डेट में आपका एग्ज़ाम है। तो अब 1 सप्ताह मात्र आपके पास समय है, अगर लेना चाहें। लेकिन लास्ट समय पे पढ़िएगा इसको। आपको 1 सप्ताह में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपको 2-4 घंटा डेली इसमें समय देना पड़ेगा, है ना। MCQ के रूप में आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये नंबर है जहाँ आपको 351 मात्र चार्ज है, तो जो लोग अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, है ना। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। कल भी आपकी क्लास होगी, है ना, और 5 तारीख तक आपकी क्लास चलेगी। 6 तारीख से आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो 5 तारीख तक आपकी क्लास चलेगी। आप लोग को अच्छे से तैयारी करते रहिए, है ना। जैसा होगा आप लोग को हम अपडेट देते रहेंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।